प्रशांत महासागर, एक ऐसा रहस्यमय समंदर जिसकी काली और खामोश गहराइयों में ना जाने कितने राज दफन हैं। आज तक इंसान को समंदर में जो कुछ भी मिला उसे साइंस की मदद से समझना मुमकिन था, लेकिन उस दिन यूएस नेवी ने समंदर की गहराई में एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जिसने विज्ञान की ही नींव हिलाकर रख दी। समंदर के बिल्कुल बीचों बीच नेवी के जहाजों की एक लंबी कतार लगी थी। लग रहा था जैसे किसी जंग की तैयारी की जा रही हो। अलग अलग फील्ड्स के 4 बेहद काबिल साइंटिस्ट्स को वहां बुलाया गया था, जिनमें शामिल थे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नॉर्मन गुडमैन, मैथमेटिशियन डॉक्टर हैरी एडम्स, बायोलॉजिस्ट डॉक्टर बेथ हेल्परीन और एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर टेड फील्डिंग। इन चारों को एक ब्रीफिंग रूम में ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात नेवी के कैप्टन बार्न्स से हुई। अब तक उन्हें यही मालूम था कि यहाँ एक हवाई जहाज क्रैश हुआ है जिसकी उन्हें जांच करनी है, लेकिन बार्न्स ने जो खुलासे किए उसने उन चारों साइंटिस्ट्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। बार्न्स ने बताया कि समुद्र की सतह से 1000 फीट नीचे तलहटी पर उन्हें एक जहाज मिला है, लेकिन वो कोई साधारण मलबे का ढेर नहीं, बल्कि लगभग आधा मील लंबा एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है। बार्न्स ने आगे बताया कि उसके ऊपर कोरल यानी मूंगे की एक मोटी परत जम चुकी है, जो ये साबित करती है कि वो जहाज आज से लगभग 300 साल पहले 17वीं सदी से वहीं मौजूद है। चारों साइंटिस्ट्स का गला सूख गया। जिन एलियंस की वो आज तक कल्पना करते आए थे, वो कल्पना आज हकीकत का रूप ले चुकी थी। उनके अंदर जितनी घबराहट थी उतनी ही जिज्ञासा भी। उनका मिशन सिर्फ एक ही था, वे पहली बार एलियंस से कांटेक्ट करने वाले थे। मगर समंदर की 1000 फीट की गहराई में जाना कोई मजाक नहीं था। 1000 फीट गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि 1 सेकंड में किसी का भी शरीर पिचक सकता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि किसी की भी कुल्फी जम जाए। इसलिए समंदर के नीचे पहले ही एक बड़ा हैबिटेट तैयार कर लिया गया था, जहां साइंटिस्ट रहकर अपना काम करने वाले थे। उनके लिए खास तरह के डाइविंग सूट भी बनाए गए थे, जो उन्हें दबाव और ठंड से बचाने वाला था। इसी के साथ मिशन की शुरुआत हुई। बार्न्स उन चारों साइंटिस्ट और 2 नेवी टेक्नीशियन को लेकर एक छोटी सबमरीन में सवार हो गया और वे समंदर की गहराई में उतर गए। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, खिड़कियों के बाहर का नीला पानी धीरे धीरे काले अंधेरे में बदलता जा रहा था। आखिरकार वे लोग हैबिटेट के करीब पहुंचे और वहीं सबमरीन की रोशनी में उन्हें दिखाई दिया वो एलियन स्पेसशिप, जो घुप अंधेरे में किसी सोए हुए विशालकाय जानवर की तरह पड़ा था। लेकिन अजीब बात थी कि क्रैश होने के बावजूद उसे खरोच तक नहीं आई थी। 300 साल पानी में रहने के बाद भी वो एकदम नया लग रहा था। बार्न्स अपनी टीम को हैबिटेट में ले आया। देरी न करते हुए बार्न्स और चारों साइंटिस्ट डाइविंग सूट पहनकर एलियन शिप की तरफ बढ़ चले। इसी दौरान बायोलॉजिस्ट बेथ ने सभी को सतर्क रहने को कहा, क्योंकि इस गहराई में दुनिया के सबसे जहरीले समुद्री सांप पाए जाते हैं। वे सभी बिल्कुल सावधानी से एलियन स्पेसशिप के करीब आ गए। एलियंस ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। उन्हें शक था कि शायद क्रैश से एलियंस मारे जा चुके हैं, इसलिए वे सीधे स्पेसशिप का दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाले थे। दरवाजे के करीब ही नेवी ने एक एयरलॉक बना दिया था ताकि स्पेसशिप के अंदर पानी न भरे। वे सभी उस एयरलॉक के अंदर आ गए। अब सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। शिप के अंदर क्या होगा किसी को कोई अंदाजा नहीं था। फिजिसिस्ट टेड आगे आया और उसने छेनी हथौड़ी से दरवाजे के गैप पर वार किया। दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे खोल पाना नामुमकिन लग रहा था। तभी दरवाजे पर कोई हलचल होने लगी। सभी डर के मारे पीछे हटने लगे और उसी पल शिप का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सबकी सांसें एक पल को थम सी गईं। अंदर का नजारा भयभीत कर देने वाला था। सामने एक लंबा रैंप था और हर तरफ भारी भरकम एडवांस मशीनें दिखाई दे रही थीं, मगर वहां किसी भी जीव की परछाई तक नहीं थी। वे सभी सतर्क होकर शिप के अंदर जाने लगे। तभी बायोलॉजिस्ट बेथ को रैंप के नीचे गलियारे से जूतों के निशान दिखे। लग रहा था जैसे वहां पहले भी कोई इंसान आया हो। बार्न्स ने अपनी टीम को 2 टुकड़ियों में बांटा। हैरी, टेड और बार्न्स उसी रैंप पर आगे बढ़ते रहे, जबकि नॉर्मन और बेथ उन कदमों के निशान का पीछा करने लगे। तभी आगे बढ़ते हुए नॉर्मन और बेथ अनजाने में एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, जो अचानक उन्हें लिफ्ट करके ऊपरी मंजिल पे एक चैम्बर में ले आया। वो जगह शिप के कंट्रोल रूम की तरह लग रही थी, मगर वहां की टेक्नोलॉजी उनकी समझ से परे थी। बेथ और नॉर्मन आसपास का जायजा लेने लगे। तभी अचानक बेथ ने कुछ देखा और डर के मारे चीख पड़ी। चेयर पर एक कंकाल पड़ा था, लेकिन ये अजीब था। वो किसी एलियन का नहीं, बल्कि एक इंसानी कंकाल था। उसकी खोपड़ी पर गहरे चोट के निशान थे और उसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया था। तभी बेथ को उसके हाथ में कोई चीज दिखी। उन्होंने देखा वो बादाम का एक पैकेट था जिसमें अमेरिकन ब्रांड का नाम लिखा हुआ था।
इससे बेथ को तो लगने लगा कि ये स्पेसशिप एलियन नहीं बल्कि एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है। पर नॉर्मन ने कहा, यह नामुमकिन है, यह शिप सन 1970 से यहाँ है। उस समय किसी ने हवाई जहाज बनाने के बारे में भी नहीं सोचा था, ऐसे शिप बनाना तो दूर की बात है। तभी एक स्क्रीन अपने आप ही ऑन हो गई और स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां इंग्लिश भाषा में कमांड्स लिखे हुए थे। इससे साफ हो गया कि ये सचमुच एलियंस का कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक अमेरिकी शिप है। मगर ये कैसे मुमकिन था? उसी पल बेथ ने फ्लाइट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, जिससे स्क्रीन पे तारीखों की एक लिस्ट निकल आई। ये तारीखें बता रही थी कि शिप ने कब उड़ान भरी। वो तारीख थी मार्च 43। इसका तो एक ही मतलब था कि ये शिप भविष्य से आई थी, या तो सन 2043 या फिर 2143। उन तारीखों के नीचे ही लिखा हुआ था अननोन एंट्री इवेंट, यानी कि ये शिप किसी अज्ञात लोकेशन में चली गई थी और फिर सीधा यहाँ क्रैश हो गई। लेकिन वो क्या चीज हो सकती थी जिसने इस शिप को समय में पीछे ला पटका? इसका पता लगाने के लिए बेथ ने जब उस अननोन एंट्री इवेंट पे क्लिक किया, तभी शिप के अंदर होलोग्राफिक विजुअल्स दिखने लगे। उन्होंने देखा शिप अंतरिक्ष में बिजली की रफ्तार से ट्रेवल कर रही थी, लेकिन तभी एक ब्लैक होल जैसी चीज ने शिप को अपने अंदर खींच लिया और वो शिप वहां जाकर गुम हो गई। बेथ और नॉर्मन का दिमाग ही चकरा गया। तभी उन्हें बार्न्स का बुलावा आया। उन्हें शिप के अंदर कोई अजीब सी चीज मिली थी। पूरी टीम वहां इकट्ठा हुई। उन्होंने देखा एक विशाल सुनहरा गोला यानी स्फीयर हवा में तैर रहा था। वो एक ठोस गोला था, मगर उसका सरफेस किसी तरल की तरह लहरा रहा था और किसी आईने की तरह उसमें हर चीज का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। लेकिन अजीब बात थी, उसमें उन 5 इंसानों का रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा था। उस गोले से हल्की कंपन सी आवाज भी आ रही थी। लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई हो, मगर उसकी सतह पर कहीं भी कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। वो चीज जो भी थी इंसानों की बनाई हुई बिल्कुल नहीं लग रही थी। बार्न्स को इस वक्त उससे दूर रहना ही ठीक लगा। उन्होंने वहां एक कैमरा लगा दिया ताकि हर वक्त उस पर नजर रखी जाए। इसके बाद वे हैबिटेट में लौट आए। सब एक जगह जमा होकर उस शिप के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी बीच फिजिसिस्ट टेड ने अब तक मिली जानकारी के आधार पर यह थियरी रखी कि शायद भविष्य से आया ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में किसी खोज में निकला था। हो सकता है उसी सुनहरे गोले की खोज में, लेकिन फिर किसी ब्लैक होल ने उस शिप को अपने अंदर खींच लिया होगा। ब्लैक होल दरअसल किसी विशालकाय तारे के मरने और अपने ही अंदर ढहने से बनता है। वो अंतरिक्ष में एक ऐसे जाइंट वैक्यूम की तरह होता है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि रोशनी तक उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाती। इसलिए ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। थियरी ये भी कहती है कि ब्लैक होल के अंदर टाइम लीनियर नहीं होता, यानी समय सीधा नहीं चलता। वहां हमारी दुनिया के नियम काम नहीं करते। वहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हो सकते हैं। शायद ये जहाज वहीं किसी टाइम डिस्टॉर्शन यानी समय के भंवर में फंसकर 300 साल पीछे हमारे अतीत में इस समंदर की गहराई में आ गिरा होगा। ये थियरी सभी को बिल्कुल सटीक लग रही थी। सब कुछ तो समझ आ गया, सिवाय एक चीज के कि आखिर वो सुनहरा गोला कोई नया धातु है या फिर कुछ और। इन्हीं बातों के बीच उन्हें कमांड सेंटर से एक मैसेज आया। उन्हें बताया गया कि अब से करीब 8 घंटे बाद समंदर में एक भयंकर तूफान आने वाला है। उन्हें आदेश मिले कि या तो वो सभी 2 घंटे के अंदर सतह पर वापस आ जाएं या फिर तूफान के थमने तक वहीं रुके रहें। इस पर बार्न्स ने कहा कि उन्हें अभी यहाँ से वापस जाना होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ एलियन से कांटेक्ट करने आए थे। मगर अब जब उन्हें मालूम है कि उस शिप में कोई एलियन नहीं है, इसलिए अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। सभी बार्न्स की बातों से सहमत हुए। बार्न्स ने निकलने से पहले उन सभी को कुछ देर आराम करने के लिए भेज दिया। इस दौरान मैथमेटिशियन हैरी कुछ परेशान लग रहा था। उसने बातों ही बातों में नॉर्मन से कहा, बार्न्स की एक बात गलत है। नॉर्मन ने पूछा, कौन सी बात? हैरी ने कहा, बार्न्स कहता है कि उस शिप में कोई एलियन नहीं है, पर क्या तुमने उस सुनहरे गोले को ध्यान से नहीं देखा? उसमें हर चीज की परछाई दिख रही थी, सिवाय हमारे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवित हो, वो हमें देख रहा हो, मगर जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। इस पर नॉर्मन बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वो सिर्फ किसी धातु से बना गोला है और कुछ नहीं। वैसे भी जो भी हो, हमारा यहां से निकल जाना ही बेहतर है। पर तभी हैरी ने कहा, यहां से कोई बाहर नहीं जा पाएगा नॉर्मन, हम सब यहीं मरने वाले हैं। नॉर्मन घबरा गया। उसने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हैरी ने कहा, लॉजिक बहुत सिंपल है नॉर्मन। तुमने देखा था कि शिप आखिरी बार एक ब्लैक होल में प्रवेश कर गई थी, मगर शिप के कंप्यूटर को पता नहीं था कि वो एक ब्लैक होल है, इसलिए उसने उसे अननोन एंट्री इवेंट लिखा, यानी कि एक अज्ञात जगह का सफर।
अब मान लो कि आज हम यहाँ से जिंदा बच निकलते हैं, तो हमें दुनिया को इस शिप के बारे में बताना ही पड़ेगा। हम सबको बता देंगे कि भविष्य में ये शिप किस तरह ब्लैक होल में फंसेगी और टाइम ट्रेवल करके 17वीं शताब्दी में पहुंच जाएगी। अब जरा सोचो, अगर हम यहां से निकल चुके होते और ये सब वैज्ञानिकों को बता दिया होता, तो वो फ्यूचर के वैज्ञानिकों को पता होता कि ब्लैक होल क्या चीज है। फिर तो केवल 2 ही संभावनाएं हो सकती थी, या तो वो इस मिशन को भेजते ही नहीं, या फिर वो ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए शिप को जानबूझकर ब्लैक होल में भेजते, और तब शिप के कंप्यूटर को भी पता होता कि वो ब्लैक होल में जाने वाले हैं। कंप्यूटर उसे या तो मिशन ब्लैक होल या एंट्री प्रोटोकॉल जैसे नाम देता, लेकिन शिप अब भी ब्लैक होल को अननोन एंट्री इवेंट बोल रहा है, यानी कि शिप अब भी अनजाने में ही ब्लैक होल में घुसी है। हैरी ने गहरी सांस ली और कहा, इसका मतलब तो यही है कि हम यहां से कभी बाहर ही नहीं गए। हमने किसी को इस शिप के बारे में बताया ही नहीं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब यहीं मर गए हों। ये प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है नॉर्मन, जिसके मुताबिक ये घटना आगे होकर रहेगी। हम इसे बदल नहीं सकते। हमारी जल समाधि यहीं बनने वाली है। हैरी की बात ने नॉर्मन को गहरे सदमे में डाल दिया। वो हैरी से मुंह फेर कर चुपचाप सो गया। तभी कुछ समय बाद हैबिटेट में अचानक इमरजेंसी अलार्म बज उठा। नॉर्मन भागकर कंट्रोल रूम में गया तो देखा कि बार्न्स कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। स्क्रीन पर हैरी नजर आ रहा था, जो डाइविंग सूट पहनकर उस सुनहरे गोले के पास चला गया था। हैरी उस गोले को देखकर जैसे सम्मोहित हो गया। उसे लगा कि वो गोला उसे बुला रहा हो। वो बिना सोचे समझे जाकर उस गोले से लिपट गया। उसी पल कुछ भयानक हुआ। हैरी की परछाई जैसे उस गोले में समा गई। हैरी अब भी गोले के सामने खड़ा था, मगर उसकी परछाई उस सुनहरे गोले की दलदली सतह पर तैर रही थी। अगले ही पल अचानक हैरी गायब हो गया, जैसे गोले ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। नॉर्मन और बार्न्स ये देखकर दहशत में आ गए। नॉर्मन फौरन डाइविंग सूट पहनकर हैरी को ढूंढने गोले की तरफ भागा। इसी दौरान हैबिटेट में बार्न्स को एक और बुरी खबर मिली। दरअसल जो सबमरीन उन्हें सतह पर ले जाने आ रही थी, वो वापस लौट चुकी थी और उनका कंट्रोल रूम से संपर्क भी पूरी तरह टूट चुका था। इसका मतलब था कि सतह पर तूफान आ चुका है। अब वे तूफान थमने तक वापस नहीं लौट सकते थे। हालांकि इस वक्त तूफान से ज्यादा सभी को हैरी की फिक्र थी। उधर नॉर्मन स्फीयर के पास पहुंच चुका था, लेकिन हैरी का कोई पता नहीं था। लग रहा था जैसे वो गोला उसे खा गया हो। लेकिन अगले ही पल अचानक हैरी वहां प्रकट हो गया। वो जमीन पर बेसुध पड़ा था। लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सोया हो। नॉर्मन ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो नहीं उठा। आखिर उस गोले के अंदर क्या है, ये जानने के लिए नॉर्मन भी जाकर उससे सट गया, और देखते ही देखते उसकी भी परछाई गोले में समा गई। लेकिन गायब होने से पहले ही नॉर्मन गोले से दूर हट गया। कुछ समय बाद हैरी को वापस हैबिटेट में लाया गया। टेड और बेथ उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर बार्न्स ने अपनी एक टेक्नीशियन फ्लैचर को बाहर भेजा। दरअसल बाहर एक मिनी सबमरीन थी, जिसे 12 घंटे में अपने आप ऊपर जाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, टेप्स भेजे जाने वाले थे, ताकि कंट्रोल रूम को भी पता चल सके कि हैबिटेट में क्या हो रहा है। लेकिन ऊपर तूफान था, इसलिए बार्न्स ने फ्लेचर से मिनी सबमरीन रीसेट करने को कहा था। फ्लेचर उसे रीसेट करके वापस लौटी रही थी, तभी उसने कुछ अजीब देखा। हैबिटेट के बाहर अचानक ढेरों जेलीफिश का जमावड़ा लग गया था, मगर इतनी गहराई में जेलीफिश का होना अजीब था। फ्लेचर उन्हें देखकर खुश हो रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी चीख पुकार में बदल गई। जेलीफिश ने फ्लेचर पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो सूट के अंदर घुसने लगी। वो उसके हेलमेट में भर गईं और उसकी आंख, नाक और मुंह में हर जगह समा गईं। फ्लेचर दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, मगर कोई उसे बचाने आ पाता उससे पहले ही उसकी दर्दनाक चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। टीम मेंबर्स असहाय होकर स्क्रीन पर उसे मरते देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। कुछ समय बाद फ्लेचर की लाश को हैबिटेट में लाया गया और बेथ और नॉर्मन उसकी जांच में लग गए। बेथ ने फ्लेचर के मुंह के अंदर से एक बड़े से जेलीफिश को बाहर निकाला। उसे देखकर नॉर्मन डर रहा था। उसे अपने बचपन की एक कहानी याद आ गई। उसने कहा, पता है बेथ, बचपन में एक बार मैं डैड के साथ बोटिंग करने गया था। डैड ने मुझे समझाया कि पानी में मत उतरना, लेकिन शरारत में सबसे आगे था मैं पानी में कूद गया। बदकिस्मती से वहां ढेर सारे जेलीफिश थे। एक छोटे से जेलीफिश ने मुझे डंक मार दिया था, जिसका दर्द मैं आज भी नहीं भूला। तब से मुझे जेलीफिश से सबसे ज्यादा डर लगता है। मगर बेचारी फ्लेचर का सामना तो इतने बड़े जेलीफिश से हुआ था, मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। पर तभी बेथ ने कहा, शायद ये सुनकर तुम्हारा दर्द कम हो जाए
असल में ये जेलीफिश हैं ही नहीं। ये जेलीफिश जैसे दिख जरूर रहे हैं, मगर एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये जेलीफिश नहीं है। नॉर्मन ने पूछा। तो फिर ये क्या चीज है? बेथ ने कहा। पता नहीं, शायद कुदरत का कोई करिश्मा। इधर नॉर्मन और बेथ उस नए तरह के जेलीफिश को देखकर दंग थे, तो वहीं दूसरी ओर हैरी को अचानक होश आ गया। उसका बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ था। पहले टीम में सबसे ज्यादा भयभीत वही था, पर अब वो सबसे ज्यादा खुश और बेफिक्र लग रहा था। जागते ही उसने भुक्खड़ों की तरह खाना शुरू कर दिया। सभी उसका ये बर्ताव देखकर दंग रह गए। वे हैरी से पूछ रहे थे कि उस सुनहरे गोले के अंदर उसके साथ क्या हुआ था, मगर उसे याद भी नहीं था कि वो कभी उस गोले के अंदर गया था। उसे लग रहा था जैसे वो सपने से जागा हो। मगर इतने में ही नॉर्मन ने उसे और खाना ला कर दिया, मगर तभी हैरी उस खाने को देखकर घबराने लगा। वो असल में स्क्विड करी थी और हैरी को स्क्विड से डर लगता था। नॉर्मन ने जल्दी से वो खाना उसके पास से हटा दिया। इसी बीच टेक्नीशियन जेन उसके पास आई और बताया कि उनके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी आ गई है। उन्होंने जाकर देखा, कंप्यूटर स्क्रीन पर बार बार अपने आप ही बहुत सारे नंबर्स फ्लैश हो रहे थे। किसी को भी उन नंबर्स का मतलब समझ नहीं आ रहा था। पर तभी हैरी ने जब उन्हें देखा तो उसे ये समझते जरा भी देर न लगी कि ये नंबर्स असल में बाइनरी कोड हैं, यानी कंप्यूटर की भाषा। वो नंबर्स अलग अलग ग्रुप में थे, जिनमें हर ग्रुप एक खास लेटर को दर्शाता था। टेड ने पूछा, लेकिन ये बाइनरी कोड भेज कौन रहा है? क्या ये शब्द उस सुनहरे गोले से आ रहे होंगे? इस पर हैरी ने कहा, पता नहीं, लेकिन मैं इसे डिकोड कर सकता हूँ। ये कहकर हैरी ने कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुछ बदलाव किए और कंप्यूटर अपने आप ही उन बाइनरी कोड से शब्द बनाकर भेजने लगा। जब शब्दों ने आकार लिया तो स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लिखा था, नमस्ते, आप कैसे हैं? मेरा नाम जेरी है। आखिर क्या मतलब था इसका? क्या वो स्फीयर उनसे बात कर रहा था, या फिर गोले के अंदर कोई एलियन इंटेलिजेंस क्या थी? ये सवाल बम की तरह उनके अंदर फट पड़े। तभी हैरी ने कहा, दोस्तों, ये पल इतिहास रचने वाला है, क्योंकि ये स्फीयर सचमुच एक एलियन इंटेलिजेंस है जो हमसे बात कर रहा है। मगर बांस ने कहा, ये कोई मजाक है क्या? भला किस एलियन का नाम जारी होगा? और जिस तरह से ये बात कर रहा है, ये इंटेलिजेंट नहीं बल्कि कोई बेवकूफ बच्चा लग रहा है। इस पर हैरी ने कहा, दोस्तों, सोचो, अगर तुम इंटेलिजेंट हो और अगर तुम्हें अपने से कम दिमाग वाले जैसे बच्चे या अपने कुत्ते से बात करनी हो, तो तुम जितनी आसान भाषा हो सके उसी में बात करोगे, ताकि सामने वाला तुम्हें समझे। ये एलियन भी वही कर रहा है। तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, मैं खुश हूं तुम्हारी प्रजाति से कांटेक्ट करके। मुझे तुमसे बात करने में मजा आ रहा है। हैरी ने उससे पूछा, तुम कहां से हो? इस पर जवाब आया, मैं सफर करता हूं, तुम सफर करते हो और हमारी मंजिल एक हो जाती है। ये पढ़कर बेथ मुस्कुराई और बोली, ये बातें तो किसी धार्मिक किताब से ली गई लगती हैं। अब हैरी ने एलियन से पूछा, तुम्हारा सफर कहां से शुरू हुआ? लेकिन फिर से बेमतलब का जवाब आया, आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूं। अब इससे पहले कि वो उस एलियन से कुछ और पूछ पाते, उनका कंप्यूटर अपने आप ऑफ हो गया। ये देखकर टेड ने कहा, लगता है उस स्फीयर के अंदर जो भी था वो बाहर आ चुका है। अब वो एलियन हमारे हैबिटेट में है, हमारे कंप्यूटर में है, उसका हर चीज पर कंट्रोल है। उस एलियन जेरी का अजीब बिहेवियर जहां बाकियों को बचकाना लग रहा था, वहीं नॉर्मन कुछ सोचकर डरा हुआ था। उसने कहा, अगर जेरी कोई मशीन होता तो बेहतर था, लेकिन उसने कहा मैं खुश हूं, यानी कि उसके अंदर हम इंसानों की तरह इमोशंस हैं। इस पर हैरी बोला, इमोशंस होना तो अच्छी बात है ना? मगर नॉर्मन ने कहा, जरा सोचो, ये चीज 300 सालों से यहां अकेली कैद थी। इतने समय में कोई भी पागल हो सकता है। जेरी का बिहेवियर एक ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा है जिसके पास भगवान जैसी ताकत है। अभी वो खुश है क्योंकि उसे नए खिलौने यानी हम मिले हैं, लेकिन जिस पल हमने उसे छोड़कर जाने की कोशिश की या उसकी बात नहीं मानी, तो वो एक बच्चे की तरह नखरे दिखाएगा। और अगर किसी वजह से हमने उसे गुस्सा दिला दिया तो वो हमारी जान भी ले सकता है। नॉर्मन की इस बात ने सभी के अंदर दहशत भर दिया। कुछ समय बाद सभी अपने अपने काम पर लगे थे। हैरी अपने बिस्तर पर लेटा एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था 20,000 लीग्स अंडर द सी। ये एक फैंटेसी बुक थी जिसमें समंदर के मॉन्स्टर्स की कहानियां थीं। किताब पढ़ते पढ़ते हैरी को नींद आ गई और उसी पल अचानक हैबिटेट हिलने लगी। लग रहा था जैसे बाहर कोई चीज हैबिटेट को टक्कर मार रही हो। टेक्नीशियन जेन उस वक्त बाहर हैबिटेट की जांच करने गई हुई थी, लेकिन काफी समय से वो वापस नहीं लौटी थी। नॉर्मन उससे बार बार पूछ रहा था कि बाहर के क्या हालात हैं, मगर जेन कोई जवाब नहीं दे रही थी।
उसी पल नॉर्मन को खिड़की से हैबिटेट के बाहर एक बड़े टेंटिकल जैसी चीज दिखाई दी। नॉर्मन की घबराहट बढ़ गई। वो बेथ के साथ जेन को ढूंढने बाहर निकला। सुरक्षा के लिए उसने ट्रैंकुलाइजर गन भी साथ ले लिए थे। तभी जेन उन्हें हैबिटेट के ऊपर की तरफ नजर आई। वे जब उसके करीब गए तो जो उन्होंने देखा उनका कलेजा मुंह को आ गया। वो जेन की लाश थी, बुरी तरह से कटी पिटी। लग रहा था किसी बड़े जानवर ने उसे चबाकर उगल दिया हो। इतने में ही अचानक ऊपर से ढेर सारे अंडे बरसने लगे। ना जाने वो किस जीव के अंडे थे। उनका आकार सामान्य से काफी बड़ा था। उसी पल बांस ने उनसे संपर्क किया और जल्दी वापस अंदर आने को कहा, क्योंकि बांस को राडार पर एक दानवी आकार का स्क्विड नजर आया था जो तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। नॉर्मन और बेथ ने तेजी दिखाई और उस दानव स्क्विड के करीब आने से पहले जेन की लाश को लेकर हैबिटेट में प्रवेश कर गए। उनके अंदर आते ही स्क्विड भी अचानक रडार से गायब हो गया। इतने में ही उन्हें एक बार फिर जेरी का मैसेज आया। उसकी बातों में फिर एक पागलपन था। वो उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन खेल मौत का था। जेरी अब हैबिटेट में हर जगह था। वो उन्हें सुन सकता था, उन्हें देख भी सकता था। और जिस दानवी आकार के स्क्विड ने टेक्नीशियन जेन को मारा था, वो भी उस एलियन जेरी का ही भेजा हुआ था। बांस ने उससे परेशान होकर उसे ये खूनी खेल बंद करने को कहा और कहा कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे, मगर ये बात जेरी को नाराज कर गई। जिसका डर था वही हुआ। जेरी को गुस्सा आ गया। उसने एक बार फिर जायंट स्क्विड को हमला करने के लिए भेज दिया। उस स्क्विड के विशाल टेंटिकल ने हैबिटेट को जकड़ लिया और उसे मसलना शुरू कर दिया। लोहे की दीवार कागज की तरह मुड़ने लगी। पानी अंदर भरने लगा। सभी की जान पर बनी हुई थी। स्क्विड अगर जरा सा दम और लगाता तो अंदर मौजूद हवा के दबाव से ही सबके सब पिचक जाते। तभी बांस को कुछ याद आया। उसने नॉर्मन और बेथ को मेंटेनेंस रूम में भेजा और एक हरे रंग का लीवर खींचने को कहा। दरअसल उससे हैबिटेट के बाहरी लोहे की परत पे हाई वोल्टेज करंट दौड़ने लगती, जिससे वो स्क्विड मारा जाता। नॉर्मन ने बिना देरी किए लीवर खींच दी। तरकीब काम कर गई। उस स्क्विड को झटका लगा और वो गायब हो गया। सबकी जान में जान आई। लेकिन उनके इस पैतरे ने एलियन जेरी के गुस्से को और भड़का दिया। उसने मैसेज में कहा, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जेरी की ये कहते ही हैबिटेट के कंट्रोल रूम में आग लग गई, जो लगातार फैलने लगी। बांस जल्दी गैस मास्क और फायर एक्सटिंग्विशर लेने स्टोरेज रूम में गया, लेकिन तभी जेरी बांस को उस कमरे में लॉक करने लगा। बांस ने वक्त रहते दरवाजे के बीच में एक ब्रीफकेस अड़ा दिया और दरवाजे के गैप से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर दुर्भाग्य से वो ब्रीफकेस अपनी जगह से खिसक गया और बांस दरवाजे के बीच दबकर मर गया। दूसरी ओर नॉर्मन और बेथ कंट्रोल रूम की आग बुझा रहे थे। इसी बीच टेड हैरी को जगाने आया। चारों तरफ भगदड़ मची थी, मगर हैरी इतनी गहरी नींद में था कि टस से मस नहीं हुआ। टेड उसे छोड़कर वापस कंट्रोल रूम में भागा, जहां नॉर्मन मौत के खौफ से हार मानकर एक जगह बैठ गया था। बेथ ऊपरी मंजिल की आग बुझा रही थी। टेड भी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग बुझाने लगा। तभी ऊपर से एक भारी भरकम सीलिंग उसके ऊपर गिर गई, जिसके नीचे टेड दबकर रह गया। टेड एक जाली के ऊपर पड़ा था, जिसके नीचे ज्वलनशील गैस के टैंक्स रखे हुए थे। अगले ही पल टैंक्स ने आग पकड़ ली, जिससे आग की एक तेज लपट ऊपर की तरफ आई और टेड को भून कर रख दिया। उसके मरते ही सब कुछ थम सा गया। आग अपने आप ही बुझ गई। जेरी उन्हें अपने गुस्से का एक नमूना दिखाकर शांत हो गया था। अब हैबिटेट में केवल 3 लोग जिंदा बचे थे, बेथ, नॉर्मन और तीसरा हैरी, जो अब भी सो रहा था। नॉर्मन ने एक बार फिर एलियन जेरी से बात की। उसने जेरी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि एक दिमागी मरीज की तरह उसे ट्रीट किया और समझाते हुए कहा, जेरी, मैं समझ सकता हूं तुमने गुस्से में ये सब किया, मगर प्लीज अब शांत हो जाओ। लेकिन तभी जवाब आया, मुझे जेरी बुलाना बंद करो। नॉर्मन ने कहा, अगर तुम्हारा नाम जेरी नहीं है तो फिर क्या है, बताओ मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। तभी नॉर्मन ने देखा हैरी जाग गया था और आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा था, जैसे उसे अपने साथियों के मरने का कोई अफसोस ही ना हो। नॉर्मन जब उसके पास आया, वो बड़ी उत्सुकता से नॉर्मन को अपनी किताब के बारे में बताने लगा। उसने कहा, नॉर्मन, क्या तुमने ये किताब पढ़ी है? काफी डरावनी है और पेज 87 तो इतना डरावना है कि मैं उसके आगे कभी बढ़ ही नहीं पाता। हैरी का ये बर्ताव नॉर्मन को समझ नहीं आया। हैरी को ना तो डर लग रहा था और ना ही कोई फिक्र थी। कुछ समय बाद नॉर्मन और हैरी ने बेथ को स्पेसशिप से निकल कर आते हुए देखा। नॉर्मन ने जब उससे पूछा कि वो स्पेसशिप में क्या करने गई थी, तो बेथ ने कहा वो खाने की तलाश में वहां गई थी, क्योंकि उनका सारा खाना खत्म हो चुका था। ये सुनकर नॉर्मन ने कहा, बेथ,
तुमने कैसे सोच लिया कि 300 साल पुराने शिप में तुम्हें खाना मिलेगा? और वैसे भी तुमसे किसने कहा था कि हमारे पास खाना नहीं है? इस पर बेथ ने कहा, नॉर्मन, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हमारे पास सचमुच खाना खत्म हो गया है। मैंने खुद देखा था, फूड स्टोरेज बिल्कुल खाली था। ये कहते हुए बेथ ने उन्हें फूड स्टोरेज खोल कर दिखाया, मगर वो तो खाने से भरा हुआ था। बेथ चौंक गई। उसने कहा कि अभी कुछ देर पहले उसने स्टोरेज चेक किया था तो वो बिल्कुल खाली था। मगर नॉर्मन को बेथ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे शक होने लगा कि बेथ शायद मौत के खौफ से पागल हो रही है। बेथ नाराज होकर वहां से चली गई। इसी दौरान नॉर्मन ने देखा हैरी की किताब जमीन पर पड़ी थी। नॉर्मन वो किताब उठाकर जब हैरी को लौटाने गया तभी उसने देखा हैरी तो पहले से ही अपनी किताब में खोया हुआ था। नॉर्मन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक वहां हवा में किताबें प्रकट होने लगी। फूड स्टोरेज में भी अब खाने की जगह किताबें ही भरी हुई थीं। इतना सब अजीब हो रहा था और हैरी अब भी अपनी किताब में खोया हुआ था। नॉर्मन उसे छोड़ कंट्रोल रूम में आया और चिल्लाकर एलियन जेरी से सवाल पे सवाल पूछने लगा। क्या ये सब तुम कर रहे हो जेरी? लेकिन क्यों हैरी का बर्ताव इतना अजीब हो गया है? उसने आखिर स्पीयर के अंदर क्या देखा था? क्या तुम मुझे बता सकते हो जेरी? मगर जेरी का फिर वही जवाब आया, मेरा नाम जेरी नहीं है। अब नॉर्मन का माथा ठनका। उसने उस बाइनरी कोड की फिर से जांच की जिसमें जेरी ने अपना नाम बताया था। नॉर्मन को यकीन था कि जरूर उस कोड को डिकोड करने में हमसे कुछ गलती हुई है। उसका शक सही निकला। असल में वो नाम जेरी नहीं बल्कि हैरी था। नॉर्मन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे सारी बात समझ में आ गई। वो उसी वक्त बेथ के पास गया और उसे बताया कि असल में जेरी कोई एलियन नहीं बल्कि हमारा हैरी ही जेरी है। नॉर्मन ने कहा, हैरी जब स्फीयर के अंदर गया था तो उसमें एक खतरनाक एबिलिटी आ गई। उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन जो भी सोचता है, वो जो भी कल्पना करता है वो हकीकत बन जाता है। लेकिन बेथ को इस पर यकीन नहीं हुआ। तब नॉर्मन ने उसे हैरी की वो किताब दी जो अचानक प्रकट हो गई थी। बेथ ने देखा उसमें पेज 87 के बाद सारे पन्ने कोरे थे। नॉर्मन ने कहा, ये किताब भी हैरी के सबकॉन्शियस माइंड ने ही प्रकट किए हैं, इसलिए इसमें पेज 87 के बाद कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि हैरी ने उसके आगे किताब पढ़ा ही नहीं। और क्या तुम जानती हो कि हैरी ने पेज 87 के आगे क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि पेज 87 के बाद एक बड़े दानवी आकार के स्क्विड का जिक्र है और हैरी स्क्विड से डरता है। अपनी बात साबित करने के लिए नॉर्मन ने आगे बताया कि अब तक उनके साथ जो भी बुरी घटना घटी वो तब घटी जब हैरी सो रहा था। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सपने दिखा रहा था कि एक दानवी आकार के स्क्विड ने हैबिटेट पर हमला कर दिया है और असलियत में भी वैसा ही हो रहा था। और फिर हैरी ने सपने में देखा कि हैबिटेट में आग लग गई है और सचमुच यहाँ आग लग गई। यानी कि हैरी का सबकॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है, हैरी जो भी कल्पना करता है या सपने में जो भी देखता है वो असलियत में प्रकट हो जाता है। ये सुनकर बेथ के होश उड़ गए। नॉर्मन ने उसे आगे ये भी बताया कि उस एलियन गोले ने हैरी के सबकॉन्शियस माइंड को कंप्यूटर से भी जोड़ दिया था। कंप्यूटर पर जो भी मैसेज आ रहे थे वे किसी एलियन के नहीं थे, वो हैरी के ही दबे हुए विचार थे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप हो रहे थे। इसलिए उससे जो सवाल पूछे जा रहे थे वो उसके ऊल जुलूल जवाब दे रहा था। इस पर बेथ ने कहा, क्या हैरी ये सब जानता है? नॉर्मन ने कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हैरी का माइंड ये सब अनजाने में कर रहा है। हैरी को तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसके पास इतनी भयानक शक्ति है। सच्चाई अब सामने थी। उनका दुश्मन हैरी के बुरे विचार थे। अब हैरी के शैतानी दिमाग से बचने का नॉर्मन और बेथ को एक ही तरीका सूझा। हैरी जब गहरी नींद में सो रहा था तभी नॉर्मन और बेथ ने उसे नींद की दवाई का हैवी डोज दे दिया और बेहोश कर दिया ताकि वो न सोच सके न सपने देख सके। अब नॉर्मन और बेथ बस तूफान थमने का इंतजार करने लगे ताकि जल्दी से यहाँ से निकल सके। तभी उन्हें एक मैसेज आया। इस बार मैसेज कमांड सेंटर से था। उन्होंने बताया कि तूफान अब बस 6 घंटे में थम जाएगा, जिसके बाद वे लोग सतह पर वापस आ सकते हैं। नॉर्मन और बेथ के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वे बेसब्री से 6 घंटे बीतने का इंतजार करने लगे। इसी बीच नॉर्मन बाथरूम में ब्रश कर रहा था। बाथरूम में पानी भरा हुआ था। तभी अचानक पानी में 2 समुद्री सांप प्रकट हो गए जो नॉर्मन के पैंट के अंदर जा घुसे। नॉर्मन डर के मारे गिर पड़ा और चीखने चिल्लाने लगा। वो सांप को अपने टी शर्ट में दबोचे हुए था और डर के मारे बस चिल्लाए जा रहा था। इतने में ही उसकी आवाज सुनकर बेथ वहां आई, मगर नॉर्मन की मदद करने की बजाय वो तमाशा देखने लगी, जैसे नॉर्मन को रोते बिलखते देखकर उसे मजा आ रहा हो। लेकिन फिर उसने अपने हाथों से उन सांपों को धर दबोचा और बोली, ये बेल्चर सी स्नेक हैं नॉर्मन। वैसे तो ये दुनिया के सबसे जहरीले सांप हैं, मगर डरो मत, ये नॉक्टर्नल यानी निशाचर हैं। ये केवल अंधेरे में ही खतरनाक होते हैं।
ये सुनकर नॉर्मन की जान में जान आई। थोड़ी देर बाद बेथ ने स्पीकर पर नॉर्मन को पुकारते उसे लैब में आने के लिए कहा। नॉर्मन जैसे ही लैब में आया, बेथ ने उसे वहीं लॉक कर दिया। नॉर्मन घबरा गया। बेथ ने कहा, नॉर्मन, घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। जिन सांपों ने तुम पर हमला किया था उन्हें मैंने जार में बंद करके रख दिया था, लेकिन अब वो दोनों सांप वहां से गायब हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो सांप भी किसी की कल्पना से प्रकट हुए थे। लेकिन हैरी तो गहरी नींद में है। मुझे पूरा यकीन है कि उन सांपों को तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने ही प्रकट किया था। यह सुनकर नॉर्मन सन्न रह गया। उसे याद नहीं था, मगर शुरुआत में जब वो हैरी को ढूंढने गया था तब वो भी अनजाने में स्फीयर के अंदर प्रवेश कर गया था। इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसके डर को प्रकट कर रहा था। जैसे कि वो ढेर सारी जेलीफिश जिन्होंने टेक्नीशियन फ्लेचर की जान ली थी, वो नॉर्मन की ही कल्पना से प्रकट हुए थे, क्योंकि नॉर्मन को बचपन में जेलीफिश ने डंक मारा था, इसलिए वो उनसे डरता था। स्फीयर से मिली शक्ति ने उसके दबे हुए डर को हकीकत में बदल दिया था। बेथ ने नॉर्मन से कहा, नॉर्मन, मैंने एक बेहोशी का इंजेक्शन लैब में रख दिया है, उसे खुद पर इंजेक्ट करो, इसी में सबकी भलाई है, वरना मुझे सख्त कदम उठाने होंगे। लेकिन नॉर्मन ने ये तक मानने से इनकार कर दिया कि वो स्फीयर में गया था। तभी बेथ ने लैब में पानी छोड़ दिया। कुछ मिनटों में पूरा लैब पानी से भर गया और नॉर्मन डूबने लगा, पर फिर भी उसने इंजेक्शन को हाथ भी नहीं लगाया। वो किसी तरह छत पे मौजूद दरवाजा खोलकर खुले समंदर में आ गया। समंदर का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। नॉर्मन उस ठंड से जूझता हुआ वापस हैबिटेट में आने की कोशिश करने लगा। बेथ अंदर बैठी तमाशा देख रही थी। उसे नॉर्मन से डर लगने लगा था, इसलिए उसने नॉर्मन की कोई मदद नहीं की। तभी अगले ही पल अचानक सारे कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे बांस और नॉर्मन नजर आने लगे। बांस बेथ की काबिलियत पे शक करता दिख रहा था और नॉर्मन बेथ की मानसिकता को लेकर उससे बातें सुना रहा था। असल में कंप्यूटर में जो दिख रहा था वो बेथ के मन में दबी बातें थीं। उनका स्क्रीन पर दिखाई देना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि बेथ भी उस सुनहरे गोले के अंदर जा चुकी थी और उसकी कल्पना, उसके विचार भी हकीकत का रूप लेने लगे थे। दरअसल उस जहरीले समुद्री सांप को नॉर्मन ने नहीं, बल्कि बेथ के सबकॉन्शियस माइंड ने ही प्रकट किया था, क्योंकि बेथ समुद्री सांपों से डरती थी। ये सब समझ आते ही बेथ बहुत ज्यादा मायूस हो गई। वो ये सोचकर रोने लगी कि उसकी वजह से नॉर्मन मारा गया, लेकिन खुशकिस्मती से नॉर्मन पानी से निकलकर वापस हैबिटेट में आ चुका था। बेथ उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, मगर उसकी मायूसी ने नॉर्मन को बता दिया कि बेथ को भी स्फीयर की शक्ति मिल चुकी है। नॉर्मन बेथ से गुस्सा तो था, मगर उसने उसे माफ कर दिया। इतने में ही हैरी को भी होश आ गया। बेथ और नॉर्मन ने हैरी को भी सब समझा दिया कि वो तीनों ही स्फीयर के अंदर गए थे और स्फीयर ने उन तीनों को ही अपने विचार, सपने और भावनाओं को असलियत में प्रकट करने की शक्ति दे दी है। नॉर्मन को अब ये समझ में आ गया था कि भविष्य से आए उस स्पेसशिप के एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ होगा। दरअसल वो सब एक एक करके उस एलियन स्फीयर में प्रवेश कर गए होंगे और उनका डर उनके सामने प्रकट हो आया होगा। अपने डर में उन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी होगी। नॉर्मन, बेथ और हैरी इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे, तभी हैबिटेट के कंप्यूटर से एक चेतावनी आने लगी कि एक्सप्लोसिव एक्टिवेट हो चुका है और अब से ठीक 13 मिनट बाद इस पूरे एरिया में धमाका होने वाला है। नॉर्मन और हैरी को कुछ समझ नहीं आया। तभी बेथ ने कहा, शायद ये मेरे विचार का नतीजा है। कुछ देर पहले जब मैं मायूस थी, लग रहा था सब खत्म होने वाला है। इस हैबिटेट में एक एक्सप्लोसिव भी है, मैं उसे एक्टिवेट करने के बारे में सोच रही थी। शायद वो मेरा विचार सच हो गया है। बेथ को अपनी गलती का पछतावा होने लगा, लेकिन अभी मायूस होने का वक्त नहीं था। वे सभी फौरन डाइविंग सूट पहनकर मिनी सबमरीन में सवार हो गए। वहां से निकलने का अब केवल वही एकमात्र जरिया था। बॉम्ब ब्लास्ट होने में बस कुछ ही मिनट बचा था और उन तीनों को केवल मौत का डर सता रहा था। नॉर्मन ने फौरन सबमरीन शुरू की, लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। पलक झपकते ही अचानक वे उस स्पेसशिप में आ गए। उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। वे वापस सबमरीन की तरफ भागने लगे, लेकिन डर उन पर जितना हावी हो रहा था, वे उतने ही मौत की ओर खींचे चले जा रहे थे। वे शिप से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तभी नॉर्मन ने सबको पॉजिटिव सोचने के लिए कहा और वे सब बार बार ये शब्द दोहराने लगे कि हम सब यहाँ मरने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से बच निकलेंगे। ये शब्द अपने मन में बिठाते ही वे आखिरकार वापस सबमरीन में पहुंच गए और धमाका होने से चंद सेकंड पहले वहां से निकल गए। उस भयंकर धमाके ने शिप और हैबिटेट दोनों को तबाह कर दिया, पर नॉर्मन, बेथ और हैरी सही सलामत सतह पर आ गए। नेवी ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया और उनकी जांच करने के बाद उन्हें शिप में एक कमरे में ले आए। कुछ ही देर में उनसे मिलिट्री ऑफिसर्स मिलने वाले थे और अब उन्हें जवाब देना था कि नीचे क्या हुआ। लेकिन बेथ ने कहा,
भला हम हजारों करोड़ के इक्विपमेंट की तबाही और टीम के बाकी सदस्यों की मौत का क्या कारण बताएंगे? अगर हमने उन्हें बताया कि एक सुनहरे एलियन बॉल ने हमें अपनी कल्पनाओं को सच करने की ताकत दी है, तो ये कहानी किसी को भी हजम नहीं होगी। और अगर आगे चलकर उन्हें हकीकत का एहसास भी हो गया तो हमारी शक्ति गलत हाथों में पड़ सकती है। तभी नॉर्मन ने कहा, गलत हाथ हम ही हैं बेथ। हम लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे सभ्य हैं। हमें इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मिली है जिससे हम जो चाहें, जो सोचे उसे सच कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने डर को सच किया। हमने एक दूसरे को डराया। हमने अपने साथियों को मार डाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम इंसानों का मन, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंसानियत अभी इस पावर के लिए तैयार नहीं है। हम अपने बुरे ख्यालों और डरों पर काबू नहीं पा सकते। अगर हम इस ताकत के साथ दुनिया में वापस गए तो हम अनजाने में पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। एक बुरा सपना और हजारों लोग मर सकते हैं। फिर नॉर्मन ने हैरी से पूछा, हैरी, तुमने तो कहा था कि हम समंदर से जिंदा वापस नहीं लौट सकते और ना ही किसी को भविष्य से आई उस शिप के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इससे फ्यूचर बदल जाएगा, जो कि नामुमकिन है। हैरी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मेरी थियरी बिल्कुल सही है। हम जिंदा हैं, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमने उस स्पेसशिप और उस सुनहरे गोले के बारे में किसी को बताया ही ना हो। समंदर के नीचे क्या हुआ वो हमें याद ही ना हो। नॉर्मन हैरी की बात समझ गया। उसने कहा, हैरी ने सही सोचा है। हमारी और इस दुनिया की भलाई इसी में है कि जो कुछ भी समंदर के नीचे हुआ वो हम सब भूल जाएं। हमें अपनी कल्पनाओं को सच करने की शक्ति से अपनी उन यादों को भुला देना चाहिए। फैसला हो चुका था। उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और 3 गिनते ही उन्होंने अपनी यादों को बदल दिया। उनकी यादों के बदलते ही वो एलियन स्फीयर समंदर से निकलकर अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया और अपने साथ उन तीनों की कल्पनाओं को सच करने वाली शक्तियां भी ले गया। दोस्तों, ये थी फिल्म स्फीयर, जो सिर्फ एक साई-फाई फिल्म से कहीं ज्यादा हमारी असल जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। हम इंसान खुद को धरती का सबसे बुद्धिमान जीव कहते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी अपनी सोच पर ही हमारा कंट्रोल नहीं है। और यही चीज हमें दुनिया का सबसे खतरनाक जीव भी बनाती है। हमारे अंदर, हमारे दिमाग के गहरे अंधेरे में डर, नफरत और पछतावे के मॉन्स्टर्स जो हर वक्त बाहर आने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम जिंदगी का हर पुराना दर्द, हर कड़वी याद हमेशा अपने साथ लेकर चलें, तो क्या हम कभी चैन से जी पाएंगे? गनीमत है, कुदरत ने हमें याद रखने के साथ साथ भूलने का भी एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। गुजरे पलों को भूल जाना कमजोरी नहीं, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। यही वो शक्ति है जिससे हम अपने अंदर के शैतानों को सुलाकर रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, खुश रहिए, प्यार बांटते चलिए और बुरी बातों को भूल जाइए। मगर बस एक बात ध्यान रहे, आपके अंदर का शैतान कभी जागने ना पाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।